पॉइंट देखिए आप, दही 5 प्रकार का माना गया है, ठीक है। मंद, उसके बाद स्वादु यानी कि मीठा, फिर स्वादु अम्ल यानी खट्टा मीठा, फिर अम्ल यानी कि खट्टा, और फिर बहुत खट्टा, ठीक है। तो बहुत कोई ज़्यादा नहीं, एक मंद वाला याद रखना है। उसके बाद मीठा, मीठा खट्टा, खट्टा बहुत खट्टा, स्वादु, स्वादु अम्ल, अम्ल और अत्यम्ल। फिर नवनीत जो होता है मक्खन, उसके क्वालिटी प्रॉपर्टीज जो है बताई हुई है, ठीक है। तो तदहितम बालके वृद्धे विशेषात अमृतम शिशु, ठीक है। बालक के लिए और वृद्ध के लिए अच्छा होता है, और विशेष रूप से शिशु के लिए तो अमृत के समान है। इसलिए भगवान कृष्ण जो है वो मक्खन खूब खाया करते थे, तो उससे आप याद रख सकते हो। फिर इन्होंने एक टर्म दी यहाँ पे, हयंगवीन, ठीक है। एक दिन पहले का निकाला हुआ जो घी होता है उसको हयंगवीन कहा जाता है, ठीक है। फिर एक टर्म आई है पुराण घृत, पुराण घृत यानी कि पुराना घृत। तो पुराण घृत, कितने पुराने को पुराना कहोगे? जैसे तो 1 घंटे पुराना भी पुराना है, 1 दिन पुराना भी पुराना है। तो भाव प्रकाश के अकॉर्डिंग 1 वर्ष पुराना जो घृत है वो पुराण घृत कहा जाता है। सब आचार्यों ने ऐसा माना हो ऐसी बात नहीं है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पुराण घृत की ड्यूरेशन तो बहुत कॉमन है, ठीक है। आपको सब कराया ही है, पहले रिवीजन के लिए ध्यान दीजिएगा। चरक, सुश्रुत और वाग्भट, ये जो योग रत्नाकर आई हो, वाग्भट वाले में नहीं है। चरक, सुश्रुत और योग रत्नाकर, ये 3 लोगों में 10 वर्ष पुराना जो है वो पुराना माना जाता है, ठीक है। पुराण घृत वो लोग कहते हैं 10 वर्ष पुराने को, ठीक है। पुराणम सयात 10 वर्ष स्थितम घृतम, ऐसा चरक की कोट भी आती है, उग्र गंधम पुराणम सयात 10 वर्ष स्थितम, ठीक है। भाव प्रकाश का 1 ही वर्ष पुराना है। फिर एक कोट एक विमर्श में आया करता अरुण दत्त का, ठीक है। अरुण दत्त जो है वो 15 वर्ष पुराने को पुराना मानता, ठीक है। 15 वर्ष पुराने को कहेगा कि वो पुराण घृत में काउंट किया जाए। और ठीक है, और इससे रिलेटेड में एक प्रपुराण घृत टर्म आती है चरकाचार्य की। जैसे चरकाचार्य ने 10 साल पुराने को तो पुराना कह दिया, ठीक है। फिर उनके बात है कि प्रपुराण घृत, तो 10 वर्ष से अधिक वाले को जो है वो प्रपुराण घृत कहते हैं, ठीक है। तो 10 वर्ष से अधिक वाले को, या कह सकते हो कि 10 से 100 वर्ष वाले को प्रपुराण घृत जो है बोलते हैं। और जो 100 वर्ष पुराना हो जाए, ठीक है, जो 100 वर्ष पुराना हो जाए, तो उसके लिए उन्होंने क्या रखा है कि ये सब ग्रहों को दूर, सारे ग्रह वगैरह रोगों को दूर वगैरह कर दिया करता। फिर एक टर्म आती है कुंभ सर्पी करके, ये सब पुराने से ही रिलेटेड है, ठीक है। टर्म अलग अलग होती जा रही है। कुंभ सर्पी, कुंभ सर्पी के बारे में आता है, चक्रदत्त का है एक तो बड़ा फेमस क्वेश्चन कि कितने साल पुराने को कुंभ सर्पी का। तो चक्रदत्त ने, जो कि चक्रपाणी की लिखी हुई बुक है, 10 वर्ष पुराने को कुंभ सर्पी जो है वो कह रखा है। सुश्रुत आचार्य ने 11 से 100 वर्ष पुराने को कुंभ सर्पी कह रखा है, 11 से 100 वर्ष पुराने को कुंभ सर्पी कह रखा है। और योग रत्नाकर जो है उन्होंने 100 वर्ष पुराने को कुंभ सर्पी बोला हुआ है, ठीक है। और हारित की ये भी एक कोट है कि जितना पुराना हो उतना अच्छा होता है, ठीक है। हारित ने ये भी बोला है कि घृत जितना पुराना हो उतना अच्छा होता है। गॉट इट, ठीक है। फिर पुराण होगी, प्रपुराण हो गई, कुंभसर्पी हो गई। एक आती वर्ड महासर्पी, महासर्पी सुश्रुत आचार्य ने, ठीक है, 111 वर्ष से ऊपर वाला जो हो जाता है उसको महासर्पी टर्म जो है दी हुई है। नेक्स्ट में चलिए आप, ठीक है। जो पुराण घृत है इसके यूजेज बताए हुए भाव प्रकाश ने, ठीक है। तो मूर्छा, कुष्ठ, विष, उन्माद, अपस्मार, तो ये मनोरोग टाइप के जो होते हैं, उन्माद, अपस्मार, इनमें तो चलेगा ही, तिमिर में उपयोगी है। मगर भोजनार्थ, तर्पणार्थ, बलाधानार्थ, पांडु, कामला एवं अन्य नित्य रोगों में नूतन घृत का ही प्रयोग जो है करना चाहिए। तो पुराण घृत जो है मेडिसिनल पर्पज से अच्छा है, ऐसा नहीं कि भोजन वोजन में भी फिर उसी का यूज करना शुरू कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट पे आइए, ठीक है। कुछ ऐसी कंडीशंस दी गई है जिनमें अधिक मात्रा में जो है घृत प्रशस्त नहीं होता, नॉर्मल अमाउंट में लेना चाहिए।
बालक में, वृद्ध में, राज्यक्षमा, आम, विसूचिका, मदात्य, ज्वर और अग्निमांद्य। ये सारी कंडीशंस वो हैं या तो जिनकी बॉडी उतना घृत अलाउ ही नहीं करेगी, उतनी उनमें क्षमता नहीं है कि वो पाचन कर सके उसका, या फिर डिजीज ऐसी हो रखी है कि उसमें अग्निमांद्य है, उतनी कैपेसिटी नहीं है। चाहे देख लो आप, आम विसूचिका ये तो आम दोष हो गए, ठीक है। फिर मदात्य है, इसमें भी नहीं। ज्वर और में तो वैसे ही अग्निमांद्य रहता है, ठीक है। अग्निमांद्य में अग्निमांद्य, बालक वृद्ध की क्षमता नहीं है, तो इनमें अधिक मात्रा में घृत जो है प्रशस्त नहीं होता, ठीक है। ये पॉइंट खत्म होता है। नेक्स्ट है नरमूत्र। नरमूत्र के बारे में वही फेमस लाइन जो हम मूत्र प्रकरण में पढ़ते ही हैं कि नरमूत्रम गरम हंति सेवितम तद रसायनम। नरमूत्र जो है गर्विष का नाश करता है और रसायन होता है। गर्विष क्या होता है, जब आपको अगध तंत्र, कल्प स्थान वगैरह ये कराए हैं तो खूब आपको रटवाया है कि गर वो विष होता है जो नर को दिया जाता है, ठीक है। देता है कौन? नारी, ठीक है। तो ये अविष द्रव्यों से बना होता है। गर को अगर करके याद किया था, अविष द्रव्यों से निर्मित होता है, क्योंकि जो उद्देश्य होता है वो मारने का होता ही नहीं है, ठीक है। इसलिए नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेज को मिक्स करके वशीकरण और इन सब चीज़ों के हिसाब से बनाया जाता है। लेकिन वो बात दूसरी कि नॉन पॉइजनस से मिक्स होने के बाद भी, ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट्स जो है बॉडी पे कर देता। तो ये नर मूत्र जो है गर्विष का नाश करता है और रसायन की तरह काम आता है। तैल जो है उसके अंदर ग्राही प्रॉपर्टी भी है और सारक प्रॉपर्टी भी, दोनों प्रॉपर्टी उसके अंदर पाई जाती है, ठीक है। फिर आगे देखिए आप, ठीक है। 1 वर्ष से अधिक पुराना होने पर पकाया हुआ जो घी होता है वो हीन वीर्य हो जाता है, किंतु तैल जो है चाहे पकाया हुआ हो चाहे कच्चा हुआ हो, जैसे जैसे पुराना होता जाता है वैसे वैसे वो अधिक गुणकारी हो जाता है। ये तैल और घृत में डिफरेंस बताया हुआ है। फिर नेक्स्ट पे आओ, 2 तैल बताए गए हैं, एक सरसों का, एक राजिका का। सरसों का और राजिका, सरसों और राई का, इनको बताया गया है कि ये विशेष रूप से मूत्र कृच्र कारक है, ठीक है। मूत्र कृच्र कारक है, नीचे श्लोक दिया हुआ है। तद्वत राजिकियो तैलम विशेषात मूत्र कृच्र। फिर एरंड तेल है, एरंड तेल की तारीफ की गई है, ठीक है, कि आम बात में जो है एरंड तेल श्रेष्ठ माना गया है, ठीक है। सिंगनाद, गुगलू वगैरह जो यूज होते हैं, ठीक है, उनमें भी एरंड तेल पड़ा हुआ है। और आम बात में बहुत सारी जो मेडिसिन यूज होती है सब में एरंड तेल डला हुआ है और आम बात में अच्छा माना जाता है एरंड तेल को। नेक्स्ट पे चलो, ठीक है। मधु की बात, शहद की बात आ रखी है। जो नूतन मधु है, नया नया जो शहद है वो सारक है, और जो पुरातन मधु हो जाता है वो ग्राही हो जाता है। फिर यहाँ पे पुराण की फिर डेफिनेशन आई है कि मधु, शर्करा और गुड़, ठीक है, ये तीन जो है 1 साल बीत जाने पे पुराने कह दिए जाएंगे। ऊपर भाव प्रकाश ने, आचार्य ने, घृत को भी 1 साल पुराना होने पे ही पुराना कह रखा था। यह मधु, शर्करा और गुड़ को भी 1 वर्ष बीत जाने पर ही पुराना कह रखा है। फिर गुड़ के गुण बताए हुए हैं अनुपान भेद से, ठीक है। अगर गुड़ लिया जाए अदरक के साथ, ठीक है, तो कफनाशक हो जाएगा। अगर गुड़ लिया जाए हरितकी के साथ तो पित्त शामक हो जाएगा। और गुड़ लिया जाए अगर शुंठी के साथ तो वात शामक हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, शुंठी और आर्द्रक तो एक ही की आर्द्र और शुष्क ही अवस्था है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो शुंठी में वात शामक है, हृतकी के साथ पित्त है, अदरक के साथ कफ शामक है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट पे चलो। फिर इन्होंने स्नायु रोग की एक बात कही है यहाँ पे, ठीक है। स्नायु रोग का वर्णन करते हुए उसको विसर्पवत शोथ की इससे विसर्पवत शोथ की उत्पत्ति जो है मान रखी है स्नायु रोग की, ठीक है। जब हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा जब आपको कराया तो स्नायु रोग भी एक आपको कराया हुआ है, ठीक है। उसमें भी ऐसे ही विसर्पवत शोथ वगैरह चीज़ें थी, यहाँ इसमें भी बताई हुई है। फिर यहाँ स्नायु कृमि का भी इन्होंने बात बता दी, जो कि सारंगधर ने भी माना हुआ था, कफ रक्त उद्भव स्नायु कृमि, ठीक है। उसके बारे में बोल रखा है कि कोई क्षत वाली जगह है, उसे खींचते समय उसके शाखा के अंदर ही टूट जाने पर संकोच या खंजता की उत्पत्ति कर देता है स्नायु कृमि। फिर इनका फिरंग रोग जो है वो अब बात यहाँ पे शुरू हो गई है। फिरंग रोग तो भाव प्रकाश का ही प्रथमतः वर्णन है। सर्वप्रथम फिरंग रोग का वर्णन किसने किया? सर्वप्रथम फिरंग रोग का वर्णन भाव प्रकाश ने किया है, ठीक है। फिरंग ऐसा नाम क्यों दिया हुआ है? क्योंकि एसटीडी है और फिरंगियों के साथ संसर्ग से हुई है, इसलिए फिरंग नाम दिया है, ठीक है। इसी फिरंग को जो है गंध रोग भी कहा गया है, ठीक है। सेकंड नाम है इसका गंध रोग। आगंतुज व्याधि है ओबेसली, ठीक है। 3 भेद किए हुए हैं, खूब पूछा जाता है। 3 भेद कौन से हैं? बाह्य, आभ्यंतर एंड बाह्य अभ्यंतर। बाह्य वाले में जो है विस्फोट सदृश बाहर ब्लिस्टर ब्लिस्टर बन जाएंगे, फफोले वगैरह।
अल्प पीड़ा कारक है और सुख साध्य है ये। ठीक है, अभ्यंतर वाला देखना, संधियों में जाके स्थिति हो जाएगी, आमवात सदृश पीड़ा है, शोथ कारक है, कृत साध्य है। साध्य असाध्य तक भी पूछी जाती है, आमवात सदृश पीड़ा, संधियों में स्थिति, ये सब पूछा जाता है कौन से वाले के लिए है। बाह्य अभ्यंतर वाला जो है दोनों जगह पे होगा, असाध्य हो जाएगा। फिर फिरंग के उपद्रव गिनाए गए, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है, टोटल 6 उपद्रव यहाँ पे गिनाए गए हैं। कार्श्य होगा, बलश्य होगा, नासाभंग होगा, अग्निमांद्य, अस्थि शोष और अस्थि वक्रता, ये चीजें होगी। ठीक है, तो अस्थि शोष और अस्थि वक्रता यही हो रही है, इसी वजह से तो नासा भंग हो जा रहा है, नाक की भी हड्डी चलेगी तो नासा भी भंग हो जाएगा। बाकी कार्य कमजोरी होना, ठीक है, पतला हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, अग्निमांद्य हो जाएगी, ये चीजें हो रही है। फिर फिरंग का ट्रीटमेंट बताया है। फिरंग के ट्रीटमेंट में इन्होंने कहा है कि रस कर्पूर जो है वो फिरंग की श्रेष्ठ औषध है। ठीक है, और इसकी जो गोली है रस कर्पूर की, उस गोली को गोधूम की चूर्ण का वो कुपिका बना के, और उस गोधूम की चूर्ण की कुपिका के ऊपर से फिर लवंग का चूर्ण लपेट के और फिर उसको लो। यहाँ पे इन्होंने एक पॉइंट लवंग का चूर्ण में लपेटने की तो बात कही है, एक और भी पॉइंट है इसी में साथ में कि गोधूम चूर्ण की कुपिका बना के फिर लो। इतना सब क्यों कर रहे हैं, तो क्योंकि भाव प्रकाश का कहना है कि ये जो गोली है ये दांत का स्पर्श नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी, तो इसलिए इसको फुल्ली कवर कर दिया है। ठीक है, इसी में आगे जाके फिर आप बात देखोगे कि जब ये सेवन करी जाती है वो फिरंग वगैरह में, तो उस वक्त शाक, अम्ल, लवण, स्त्री प्रसंग ये वर्जित होते हैं, इनका प्रयोग जो है वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, ओके। एक बात इसमें और आती है, जैसे कभी कभी दोनों बातें मिल जाती फिरंग के लिए, रस कर्पूर भी और चोप चीनी भी, दोनों ही फिरंग के ट्रीटमेंट में हो, एक चुनना हो तो कभी कभी हमें रस कर्पूर चुनना होता, क्योंकि वो सर्वप्रथम वर्णित है केवल इस वजह से, अदरवाइज रस कर्पूर और चोप चीनी दोनों ही फिरंग के ट्रीटमेंट में है, दोनों ही है। ठीक है, वो कभी पुराने क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं तो वो उसमें आपको, खैर अभी तो नई चीज़ ही याद रखनी चाहिए कि दोनों ही उसके ट्रीटमेंट में। सप्तसाली वटी बहुत फेमस है, सप्तसाली वटी भी। ठीक है, तो सप्तसाली वटी जो है, ठीक है, साली अपने बातों से फिर गई थी तो फिरंग में दी जाती है। सप्तसाली क्यों बोलते हैं, क्योंकि 7 वटी का निर्माण किया गया है और एक वटी जो है सुबह सुबह लेनी होती है इसमें। ये इसके कंटेंट लिखे हुए हैं, पारद है, खतीर है, अगरकरा है, मधु है। चोप चीनी चूर्ण का निर्देश है, चोप चीनी चूर्ण फेमस है ही। द्वीपांतर वचा चोप चीनी। नेक्स्ट पे चलो। ठीक है, फिरंग की चिकित्सा के समय विशेष रूप से नमक भी है, यानी ऊपर भी बात हुई थी, अम्ल, लवण, शाक और स्त्री, ठीक है, इनका सेवन जो है निषेध है, नहीं करना चाहिए, नमक का स्त्री का विशेष रूप से। नेक्स्ट पे आइए।